हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में से। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स और क्लोज पैक अरेंजमेंट। तो क्लोज पैक अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं क्रिस्टल्स में, वो उस क्रिस्टल का मैक्सिमम जो अवेलेबल स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करते हैं और मिनिमम जो स्पेस है उसको वेकेंट रखते हैं। मींस कि जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं, और जो बाकी स्पेस बचा होता है उनको हम वेकेंट स्पेस कह देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने एटम्स को क्रिस्टल में वन डायमेंशन में पैक करना हो, और यू कैन से कि अगर वन डायमेंशन कोई क्रिस्टल है हमारे पास तो उसमें एटम किस तरीके से अरेंज होंगे। तो देयर इज ओनली वन वे इन विच द एटम कैन अरेंज themselves in the one dimension as the particles just arrange themselves in a horizontal row only. ठीक है, तो there is no other way in which the particles can arrange in one dimension. ठीक है, तो ये तो था वन डायमेंशन के बारे में। अब चलते हैं हम टू डायमेंशन में। तो टू डायमेंशन में जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो क्लोज पैकिंग वो अरेंजमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास दो तरीके की हो सकती है। जैसे कि अगर तो पार्टिकल्स जो है फर्स्ट एक रो में प्लेस किए जाएं एक्स एक्सिस में, तो उसके ऊपर हम जो सेकंड लेयर होगी वो क्या होगी, बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को अलाइन करेंगे वर्टिकली भी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लेयर हमारे पास यहाँ पे इस तरह अरेंज की हुई है, बिल्कुल सेकंड रो भी क्या है, एटम के ऊपर जस्ट सीधे ही एटम नया प्लेस किया गया है। अगर हम फर्स्ट रो को ए टाइप रो कह देते हैं तो सेकंड रो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलरली वो भी ए टाइप की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रो है हमारे पास उसका जो अरेंजमेंट है, तो सेकंड रो का अरेंजमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, एटम के ऊपर जस्ट एटम अलाइन किया हुआ है। और वी कैन से द एटम्स आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज दी वर्टिकली। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट रो इसके ऊपर प्लेस करते हैं थर्ड रो, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से ही फर्स्ट रो और सेकंड रो जैसी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम जितनी भी लेयर्स इनके ऊपर प्लेस करेंगे टू डायमेंशन में, तो वो क्या होंगे, सभी ए टाइप की हमारे पास लेयर हो जाएंगी। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट, जिसमें एटम के ऊपर, तो एटम जो है एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक ए टाइप का हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा है। दूसरा पॉसिबल वे क्या है कि अगर हम एक लेयर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं और जो सेकंड रो हम प्लेस करते हैं, तो वो क्या हो, इस जो डिप्रेशन है फर्स्ट लेयर के, इनमें हम इनको रख सकते हैं। अगर हमारे पास ये फर्स्ट लेयर जो है उसको हम अगर हम ए टाइप की लेयर कहते हैं, तो जो सेकंड रो आएगी वो क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी फर्स्ट लेयर से। क्योंकि इसके बाद जो सेकंड लेयर जो हमारे पास आई है, उसका कोई भी एटम जो है फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। तो इस लेयर को हम बी टाइप लेयर कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट लेयर जो इसके ऊपर प्लेस करेंगे वो क्या होगी, अगेन जो बी टाइप की जो हमारे पास लेयर है उसके जो डिप्रेशन है उसमें एटम क्या होंगे, फिट बैठेंगे। और अगर हम ध्यान से देखें, जो थर्ड लेयर जो हमारे पास यहाँ पे आई है, वो एग्जैक्टली क्या है, फर्स्ट लेयर जैसी है। और अगर हमने फर्स्ट लेयर को ए नाम दिया है, तो हम थर्ड लेयर को भी ए टाइप लेयर ही कहेंगे। इसके बाद अगर हम फोर्थ लेयर प्लेस करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे एटम्स, वो भी इन डिप्रेशन में ही जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइप पे हमारे पास जो फोर्थ लेयर आएगी वो एग्जैक्टली बी टाइप लेयर जैसी होगी, तो उसको हम बी टाइप लेयर कहेंगे। तो हमारे पास दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए, जिसमें एटम्स क्या है, एक तो ए टाइप अरेंजमेंट बना रहे हैं, और दूसरी में क्या हो रहा है, ए बी टाइप जो है हमारे पास अरेंजमेंट बनकर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनकर सामने आती है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट भी कह देते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप के अरेंजमेंट में, तो उसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं दे आर फॉर्मिंग ए हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बनकर आती है। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास वन डायमेंशन और टू डायमेंशन पैकिंग अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, अब बात आती है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने भी एटम्स किसी एक एटम को डायरेक्टली टच कर रहे होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं।
अगर हम बात करते हैं वन डायमेंशन पैकिंग की, तो इसमें हर एक एटम जो है दो एटम के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट होता है, और वी कैन से कि एक एटम के नेबर में उसके डायरेक्टली जो टच में रहते हैं वो दो एटम्स होते हैं। तो हर एक एटम जो है 1D में उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम टू डायमेंशन के अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे टू टू टाइप के हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, और ए टाइप और ए बी टाइप। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो एटम्स है, कोई भी एटम जो है वो डायरेक्टली जो है कांटेक्ट में चार अपने नेबरिंग एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो इस टाइप 1 जो अरेंजमेंट है, इसमें इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 4 रहेगा। और अगर हम बात करते हैं टाइप 2 अरेंजमेंट की, तो उसमें जो एटम है वो डायरेक्टली जो है 6 एटम्स के कांटेक्ट में आते हैं। कोई भी एटम आप इसमें ले लीजिए तो वो क्या रहेगा, 6 एटम को डायरेक्टली टच कर रहा होगा। तो इस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो फर्स्ट टाइप में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4, और जो सेकंड टाइप का हमारा अरेंजमेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। अब बात आती है कि जो टू डायमेंशन का जो हमारा अरेंजमेंट है टाइप 1 एंड टाइप 2, इसमें हमारा जो अरेंजमेंट है कौन सा बेस्ट अरेंजमेंट है, दैट मीन्स कौन से जो पैकिंग है हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू हमारे पास जो टाइप 2 का अरेंजमेंट है। इसमें हमारे पास ट्रायंगुलर शेप की जो वाइड्स आ रहे हैं, जो होल काफी वेकेंट स्पेसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर शेप की जो वेकेंट स्पेसेस आ रही हैं। तो देखने से ही पता लग रहा है कि जो हमारे पास हेक्सागोनल टाइप जो हमारे पैकिंग आ रही है दैट इज मोर एफिशिएंट। और अगर हम इनकी ये वेकेंट स्पेसेस जो हैं या फिर पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि जो हमारी टाइप 1 की पैकिंग है इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज 52.4%। मींस जो टोटल अवेलेबल स्पेस है तो उसमें से 52.4% जो स्पेस है वो एटम ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी जो स्पेस रहती है वो वेकेंट रहती है। और टाइप 2 में अगर हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो कितनी होती है, 60.4% होती है। मींस जो 100% स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी क्रिस्टल की, उसमें जो 60.4% जो स्पेस है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई की है, बाकी जो स्पेस है वो वहां पे वेकेंट रही है। मींस यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट एफिशिएंट जो पैकिंग है दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमारे पास जो अरेंजमेंट है इन टू डायमेंशन दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। अब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम कैसे दिखाएंगे, कि जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है एक्स एक्सिस में प्लेस की है, उसके बाद जो सेकंड हमने लेयर जो प्लेस की है वो हमारे पास वाई एक्सिस में जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 2D अरेंजमेंट बन गया था। अगर हम ऐसे ही एक लेयर जो है थ्री डायमेंशन में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बनकर आएगी। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर लेयर रखकर बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास टू डायमेंशन में दो टाइप के अरेंजमेंट है, इसी तरह से हमारे पास थ्री डायमेंशन में भी दो टाइप के हमारे पास जो है अरेंजमेंट बनकर आएंगे। एक पहला जो अरेंजमेंट बनेगा वो टाइप 1 जो हमारे पास अरेंजमेंट है 2D में, इसको यूज करके बनेगा। और जो सेकंड टाइप का अरेंजमेंट हमारे पास बनकर आएगा वो टाइप 2 जो सेकंड टू डायमेंशन में हमारे पास अरेंजमेंट है उससे बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने एक लेयर जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एटम्स को रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो एटम्स हैं, जो पीछे वाले एटम्स जो पड़े हुए हैं वो बिल्कुल ही क्या है फर्स्ट लेयर के एटम के जस्ट ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक 2D अरेंजमेंट है एटम्स का। इसके ऊपर अगर हम एक और लेयर रखते हैं तो हमारे पास इस तरह की वो ज्वाइन करते जाएंगे। दैट मीन्स एटम जो है वो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी एक दूसरे के ऊपर अलाइन होते जाएंगे। इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर हम उसके ऊपर प्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास एक थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री सामने बनकर आ जाएगी। और अगर हमने फर्स्ट लेयर को ए टाइप लेयर कहा है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेयर भी क्या होंगी, हमारे पास ए टाइप की बनकर आएंगी। और जैसा कि हमने देखा था टू डायमेंशनल डायग्राम में कि हमारे पास जो चार एटम्स मिलकर एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बना रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास अब चूंकि हमारी जो ज्योमेट्री है वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बन गई है, तो यहाँ पे हमारे जो एटम्स हैं एक दूसरे के जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबिकल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसीलिए हम इस टाइप की जो ज्योमेट्री होगी उसको हम क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एटम्स हैं वो ज्वाइन करके क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
ठीक है। तो जिसके कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या है, 8 एटम पड़े हुए हैं, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 8 एटम्स हैं, ठीक है, 4 एटम जो है फ्रंट फेस पे रखे हुए हैं और जो 4 एटम जो है वो क्या है, बैक फेस पे रखे हुए हैं। अगर हम उनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनकर सामने आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो ये अरेंजमेंट है इसको हम क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह देते हैं। दैट इज नोन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और सिंपली हम इसे सीसीपी अरेंजमेंट कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीसीपी अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास अरेंजमेंट है वो कहाँ से बनकर आएगा, जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, जिसमें क्या था कि जो हमारे पास लेयर ए थी, उसके बाद जो हमारे पास बी लेयर आई थी वो कहाँ थी, जो ए लेयर के डिप्रेशन थे उनमें फिट की हुई थी। और इसमें जो सेकंड लेयर के एटम्स हैं वो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहे थे ए एटम के साथ। यहाँ पे हमने जो ज्योमेट्री है 2D की, उसको हमने हॉरिजॉन्टल रो में रखा हुआ है। अगर हम इस डायग्राम को, इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री पे रोटेट करें तो हमारे पास ये इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, इसमें हमने जो लास्ट वाली लेयर है उसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से गौर करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्टी जो स्पेसेस हैं वो ट्रायंगुलर शेप में हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ट्रायंगुलर वाइड्स हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो जो है जिनका वर्टेक्स क्या है ऊपर की तरफ है, और दूसरी जो है जिनका वर्टेक्स क्या है नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अगर हम जो ये ट्राइंगल्स हमारे पास जो वाइड हैं उनको अगर हम ए टाइप वाइड कह दें, ठीक है, और अगर जो दूसरे हमारे पास जो ट्रायंगुलर वाइड हैं उनको अगर हम बी टाइप के वाइड कह दें, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के वाइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके ऊपर जब हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, अगर ये लेयर हमारे पास ए टाइप लेयर है, तो जब हम सेकंड लेयर रखेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल वेज हैं यहाँ पे उस रो को रखने के। एक तो है कि अगर हम जो सेकंड जो हमारे पास एटम है, जो सेकंड लेयर के एटम जो हैं उनको हम ए टाइप के वाइड के ऊपर रखें। ठीक है, अगर हम ए टाइप के वाइड के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास बी टाइप के वाइड जो है वो खाली रह जाएंगे। ठीक है, अगर हम बी टाइप के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास जो ए टाइप के वाइड्स हैं या स्पेसेस जो हैं वो खाली रह जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम जो एटम्स हैं सेकंड लेयर के उनको हम ए टाइप के होल्स के ऊपर भी रखें और बी टाइप के होल्स के ऊपर भी रखें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एटम्स को क्या है बी टाइप के जो वाइड्स हैं उनके ऊपर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो येलो कलर की बॉल्स हैं, जो येलो कलर के एटम्स हैं उनको हमने बी टाइप के वाइड्स के ऊपर रख दिया। ठीक है, अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो जहाँ पे हमारे पास एक नए टाइप के वाइड्स बनकर सामने आ रहे हैं, जो कि हम उसको हम सी टाइप के वाइड्स कह देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे पास एक वाइड और बनकर आ रहे हैं जो कि फर्स्ट लेयर के जो वाइड थे, ए टाइप के वाइड थे, उसके ऊपर हमारे पास एक नई शेप के हमारे पास क्या है वाइड बनकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वाइड दिख रहा था वो पहले ट्रायंगुलर शेप का था, अब ये डबल ट्रायंगुलर शेप है जिसमें एक ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है ऊपर की तरफ है, दूसरा जो ट्रायंगल जो बी लेयर के साथ बनकर आया है उसका वर्टेक्स क्या है नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाइड बन रहा है दैट इज स्टार शेप वाइड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक नए टाइप के वाइड बनकर आ गए हैं। ठीक है ना, अब बात आती है इसके बाद थर्ड लेयर प्लेस करने की। थर्ड लेयर प्लेस करने की हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, एक तो अगर हम ये जो नए टाइप के वाइट बन के आए सी टाइप के वाइट्स इनके ऊपर एटम को रखें, ठीक है, या फिर हम जो ये स्टार शेप हमारे पास वाइट बनकर आए इनके ऊपर रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एटम्स को थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं उनको अगर हम सी टाइप के वाइट्स के ऊपर रखते हैं तो किस टाइप का हमें अरेंजमेंट मिलेगा, और अगर हम ये स्टार शेप के वाइट के ऊपर रखते हैं तो हमें किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सी टाइप के जो वाइट्स हैं इनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, और जो थर्ड लेयर है उनको हम इनके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम थर्ड लेयर के एटम्स को सी टाइप के वाइट्स के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नई लेयर जो हमने रखी है वो बिल्कुल ओवरलैप कर रही है फर्स्ट लेयर के एटम्स को। दैट मीन्स ये जो लेयर है, जो नई लेयर आई है, ये बिल्कुल ही ए टाइप के जो एटम्स थे उनके जैसी है। ठीक है, तो इसको हम सी टाइप नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम अरेंजमेंट है जो फर्स्ट लेयर के एटम्स का अरेंजमेंट था। ठीक है, और यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जैसे ही हमने इन एटम्स को इसके ऊपर रखा तो हमारे पास एक अरेंजमेंट बनकर आ रहा है जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह देंगे। इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो नीचे ब्राउन कलर की लेयर है दैट इज ए टाइप लेयर। ठीक है, और उसके ऊपर जो येलो कलर की लेयर है दैट इज ए बी टाइप लेयर, और फर्दर उसके बाद जो ब्लू कलर की लेयर हमारे पास आ रही है दैट इज अगेन ए टाइप लेयर। क्यों? क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ए टाइप के लेयर के एटम के जैसा है। अगर हम इनके ऊपर ये जो स्पेस है इसको हम अगर हम खत्म कर दें तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगी।
ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हमारे पास मिलकर सामने आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम सी टाइप के वाइड को ऑक्यूपाई ना करें और जो ये एटम्स हैं, ब्लू कलर के जो एटम्स की हमने जो लेयर रखी है उसको हम स्टार शेप के जो वाइड्स हैं इनके ऊपर रखते हैं, तो हमें किस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे पास एक फर्स्ट लेयर है जिसको हमने ए लेयर बोला। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये जो बी टाइप के वाइड थे इसको हमने ऑक्यूपाई किया, तो हमारे पास ये बी टाइप की लेयर हमारे पास सामने आ गई। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो स्टार शेप के वाइड जो हैं, जो हमारे पास न्यू टाइप के हमारे पास जो वाइड बनकर आए हैं, उनके ऊपर जब हम एटम को रखते हैं तो हमारे पास क्या अरेंजमेंट मिलता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो थर्ड लेयर है जिसको हमने ऊपर रखा है स्टार शेप वाइड के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रही है, ना ही वो ए टाइप के एटम्स को ओवरलैप कर रही है, ना ही बी टाइप के एटम्स को ओवरलैप कर रही है। तो दैट मीन्स इट इज ए न्यू टाइप ऑफ लेयर, तो इसको हम सी लेयर कह देंगे। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट लेयर फोर्थ लेयर इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो ए लेयर जैसे एटम्स की बिल्कुल लेयर बनेगी, दैट मीन्स वो ए टाइप के एटम्स को ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हम तीन लेयर को अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जब हम फोर्थ लेयर प्लेस करेंगे तो वो फर्स्ट लेयर जैसी बिल्कुल बनेगी। ठीक है, और अगर हम इनको देखिए ध्यान से तो वो इस टाइप का अरेंजमेंट बनाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे ए टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी टाइप की लेयर आ गई, फिर हमारे पास सी टाइप के एटम्स की लेयर आ गई, उसके बाद जो फोर्थ लेयर आई दैट इज अगेन ए टाइप ऑफ लेयर आ गई। ठीक है, अगर हम इन एटम्स को खोल दें और उनके बीच में जो बॉन्ड है उनको अगर हम ज्वाइन करने की कोशिश करें तो हमारे पास इस टाइप का क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनकर आता है। और अगर हम इसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास सामने मिलती है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको हम सिंपली सीसीपी भी कह देते हैं, और हम इसको एफसीसी भी कह देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि दोनों अरेंजमेंट एचसीपी और एफसीसी जो है वो थ्री डिमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है वो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनकर आई है। तो ये दोनों अरेंजमेंट ही इक्वली एफिशिएंट हैं, और दोनों में अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो वो 74% हमारे पास आती है। दैट मीन्स 26% स्पेस जो है वो अनऑक्यूपाइड रहती है। ठीक है, और 74% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करते हैं एटम्स। ठीक है, चाहे वो सीसीपी अरेंजमेंट हो चाहे वो एफसीसी अरेंजमेंट हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है वाइड्स की, जिनको हमने ये एम्प्टी स्पेसेस को हमने जो वाइड्स बोला था वो उन वाइड्स को हम इंटरस्टिशियल साइड्स और इंटरस्टिशियल वाइड्स भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है जो एटम्स पड़े हुए हैं लैटिस पॉइंट जो है उनके बीच में जो स्पेस आ रही है उनको हम इंटरस्टिशियस कह देते हैं, और उस इंटरस्टिशियस में जो हमारे पास स्पेस है उसको हम इंटरस्टिशियल वाइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स भी कह देते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल लैटिसेस में हमारे पास दो टाइप के वाइड्स होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं और दूसरे ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। अब बात आती है अभी ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट लेयर है। ठीक है, जो कि हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट हमारे पास जो पैकिंग थी टू डिमेंशनल में जिसको हमने एचसीपी अरेंजमेंट कहा था, उसमें ये हमारी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, इसमें हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ए टाइप और बी टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे ही हमने बी टाइप के वर्ड्स के ऊपर एक लेयर रखी, बी लेयर रखी, तो हमारे पास नए टाइप के जो वर्ड बनकर यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो सी टाइप के वर्ड जो आ रहे हैं, दूसरा हमारे पास डी टाइप के जो वर्ड्स आ रहे हैं, स्टारशिप जो आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो ए लेयर के तीन एटम जो नीचे पड़े हुए हैं इसके बीच में जो स्पेस थी, जो ट्रायंगुलर शेप थी जिसको हमने बी टाइप वर्ड कहा था, उसके ऊपर अगर हम एक एटम जो है बी लेयर का रखते हैं तो वो जो उसके अंदर स्पेस जो पहले ट्रायंगुलर शेप थी वो अब ट्रायंगुलर शेप नहीं रहेगी। ठीक है, वो हमारे पास जो वाइड बनकर आएगा दैट विल बी नोन एज द टेट्राहेड्रल वाइड। किस तरह से, ये देखिए ये हमने यहाँ पे तीन एटम जो है यहाँ से सेपरेट करके यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो शेप यहाँ पे जो वाइड है दैट इज ट्रायंगुलर शेप, बट जैसे ही इसके ऊपर हमने बी एटम रखा तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वाइड बन गया इसके बीच में दैट इज नोन एज दी टेट्राहेड्रल वाइड। किस तरह से इसको हम और क्लियरली शो करते हैं, ये हमने इसको 3D अरेंजमेंट में शो किया है। इसके ऊपर हमारे पास जैसे ही ये एटम आया तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस बची उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। अब ये जो शेप टेट्राहेड्रल वाइड हमने जो कहा है, ये इस वाइड का नाम टेट्राहेड्रल क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी शेप टेट्राहेड्रल जैसी नहीं होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो चार एटम पड़े हुए हैं इनके अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बनकर आता है उसे हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास जो स्पेस वहां पे बनती है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड बनकर सामने आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वाइड है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कब बनता है? जब हमारे पास तीन एटम जो है एक लेयर में, उसके ऊपर तीन एटम जो है बी लेयर के ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये तीन एटम जो है ए लेयर के आ रहे हैं, इसके ऊपर जो तीन एटम बी लेयर के आ रहे हैं, तो एक स्टार शेप हमारे पास यहाँ पे वाइड बन रहा है। तो इस वाइड को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे इसको 3D रिंग में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक लेयर है जो कि ए टाइप के एटम्स की लेयर है। इसके ऊपर जो ये बी टाइप के एटम्स की लेयर जो आई, उसके बीच की जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाइडल वर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अरेंजमेंट बनकर आया है हमारे पास एटम्स का, ये एक ऑक्टाइडल अरेंजमेंट बन रहा है। जैसे ही हम इनके एटम्स के सेंटर को क्या करते हैं? ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास एक यहाँ पे ऑक्टाइडल अरेंजमेंट बनकर आता है। ठीक है। तो अगर हम ये यहाँ से हम लाइन को प्लेस करते हैं और इसके सेंटर को हम यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो वहाँ पे अरेंजमेंट बनेगा दैट विल बी द ऑक्टाइडल अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम इसके सेंटर को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट बनकर आया दैट इज ऑक्टाइडल अरेंजमेंट। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है? एक हमारे पास स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक एटम है और उसके नीचे एक एटम है। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट बनकर आता है इसको हम ऑक्टाइडल अरेंजमेंट कह देते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ऑक्टाइडल अरेंजमेंट हमारे पास जो उसके बीच की जो स्पेस है उसे हम ऑक्टाइडल वाइड कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल और कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं जिसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, और हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी होते हैं और बॉडी सेंटर्ड भी होते हैं। ठीक है। और हमने वहां पे उनकी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उनमें कैलकुलेट किए थे। तो अगर किसी स्टैक स्ट्रक्चर में हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, और n नंबर ऑफ क्या होंगे? हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे। सपोज जैसे हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है। तो उसमें क्या था हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो थे 1 थे। कैसे? कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एटम जो थे वो कॉर्नर्स पर थे। तो कॉर्नर के एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। और टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं यूनिट सेल में? एक ही एटम होता है। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे और एक क्या होगा? हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। तो दैट मींस वहां पे टोटल नंबर ऑफ 3 वाइड्स होंगे वहां पे। ठीक है। दो टेट्राहेड्रल और एक क्या होगा उसमें? ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एफसीसी अरेंजमेंट की, दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, तो वहां पे हमारे पास टोटल 4 एटम्स होते हैं। किस तरह से? एक तो हमारे पास 8 एटम होते हैं कॉर्नर्स पे, जिनकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है? हमारे पास 1। और हमारे पास 6 एटम्स होते हैं फेस पे, और हर एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी जो है एटम्स की है फेस सेंटर में वो कितनी होती है? 4 एटम्स की होती है। ठीक है। और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम वाइड्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारे पास 8 जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, और 4 जो होंगे वो कितने होंगे? हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। तो दैट मींस वहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 12 वर्ड्स होंगे। इसी तरह से हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइड्स हमारे पास कितने होंगे? दैट वुड बी दी 3n नंबर होंगे। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कौन सा सिस्टम हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो हमारे पास वहां पे टोटल 3 वाइड्स होंगे। फेस सेंटर्ड है तो टोटल हमारे पास वहां पे 12 वाइड्स होंगे। ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।